कभी सोचा है कि एक ऐसी किताब हो सकती है जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी, उनकी तकदीर तय करती है? एक ऐसी किताब जिसमें सिर्फ कानून नहीं बल्कि हमारी कई पीढ़ियों के सपने और हक लिखे हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे शक्तिशाली दस्तावेज, हमारे संविधान की। आइए साथ मिलकर समझते हैं कि ये किताब इतनी खास क्यों है। अच्छा, हम सब ये शब्द तो सुनते ही रहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, न्यूज़ में, डिबेट्स में, पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? तो इससे पहले कि हम भारत के संविधान की गहराइयों में जाएं, चलिए इस सबसे बेसिक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे देश की रूल बुक मान लीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी खेल खेलने के लिए कुछ नियम होते हैं ताकि सब कुछ ठीक से चले, वैसे ही एक पूरे देश को चलाने के लिए भी कुछ बुनियादी नियमों का एक सेट चाहिए। और ये कोई मामूली नियम नहीं है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, मतलब सबसे बड़ा कानून। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का हर फैसला, संसद का बनाया हर कानून, सब कुछ इसी के दायरे में होना चाहिए। कोई भी इसके ऊपर नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं, संसद भी नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर हमें इस रूल बुक की जरूरत ही क्यों है? असल में ये सरकार को एक ढांचा देता है, एक ब्लूप्रिंट कि उसे काम कैसे करना है। ये सरकार को ताकत तो देता है, लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, ये उस ताकत पर लगाम भी लगाता है, उसकी सीमाएं तय करता है, ताकि कोई अपनी मनमानी न कर सके। और इन सबसे ऊपर ये हम जैसे आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली ढाल है। अब ये पक्का करने के लिए कि सारी ताकत किसी एक के हाथ में ना चली जाए, संविधान सरकार को 3 हिस्सों में बांट देता है। पहला, विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा, कार्यपालिका, मतलब सरकार जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा, न्यायपालिका, यानी हमारी अदालतें, जो ये देखती हैं कि कानूनों का सही से पालन हो रहा है या नहीं। कमाल की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें, पर भारत का संविधान बनना कोई आसान काम नहीं था। ये तो सदियों के संघर्ष के बाद एक नए राष्ट्र का भविष्य लिखने जैसा था, एक बहुत ही लंबा और ऐतिहासिक सफर। इस सफर की शुरुआत हुई 1946 में, जब संविधान सभा बनाई गई। इसमें पूरे भारत से उस वक्त के सबसे ब्रिलियंट लोग शामिल थे। 1947 में उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कैसा भारत बनाना चाहते हैं। और फिर लगभग 3 साल की जबरदस्त बहस, चर्चा और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अपनाया गया। आपको पता है, हमारे संविधान निर्माताओं के सपने बहुत ऊंचे थे। वो सिर्फ एक देश नहीं बना रहे थे, वो एक ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे जो हर नागरिक को न्याय, बराबरी और आज़ादी दे। और उन्होंने सिर्फ मेजॉरिटी के बारे में नहीं सोचा, बल्कि माइनॉरिटीज और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने का भी वादा किया। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही आगे की सोच थी। वो कौन सी एक चीज है जो हम सबको एक साथ बांधती है? पता है, इसका जवाब हमारे संविधान के पहले ही पन्ने में छिपा है, प्रस्तावना में। और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये भारत की आत्मा है। तो चलिए आज इसी आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है। सोचिए, ये शब्द संविधान सभा के ही एक सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने कहे थे। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। और क्यों? क्योंकि ये वो आईना है जिसमें हमारे देश को बनाने वालों के सपने और उनके मूल्य साफ साफ दिखाई देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस संविधान को अपनी शक्ति, अपना अधिकार मिलता कहां से है। प्रस्तावना की शुरुआत होती है इन 3 सबसे ताकतवर शब्दों से, हम भारत के लोग। बस यही पूरे संविधान की नींव है। ये शब्द साफ साफ ऐलान करते हैं कि ये संविधान हमें किसी राजा ने या किसी बाहरी ताकत ने नहीं दिया है। नहीं, इसे हम भारत के लोगों ने खुद को दिया है। सारी की सारी शक्ति जनता में है। हाँ, ये एक लाइन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम भारतीय ही अपने भाग्य के मालिक हैं। हमने ही इसे बनाया, इसे अपनाया और इसे लागू किया। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ जनता ही असली राजा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन 5 खास शब्दों को समझते हैं जो भारत के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को तय करते हैं।
ये शब्द बताते हैं कि एक देश के तौर पर भारत आखिर है कैसा। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेन। इसका मतलब सीधा सा है, भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या बाहर के। हम पर किसी और देश का कोई दबाव नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। अगला है समाजवादी। अच्छा, ये शब्द ना शुरू में नहीं था, इसे 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि ये बात एकदम साफ हो जाए कि हमारा मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहां अमीर गरीब का फर्क कम हो, सबको बराबरी के मौके मिले और सामाजिक आर्थिक न्याय हो। और इसी संशोधन से एक और बहुत जरूरी शब्द जुड़ा, पंथ निरपेक्ष। देखिए, ये भारत के चरित्र का एक बहुत ही खास पहलू है। इसका मतलब है कि सरकार का, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगी, बराबर संरक्षण देगी। हर इंसान को अपने धर्म को मानने की पूरी पूरी आज़ादी है। अब आता है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। ये शब्द तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं, है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की असली ताकत हम लोगों के, यानी जनता के हाथों में है। हम वोट देते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं। वही मशहूर बात, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। और आखिर में गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि भारत का जो सबसे बड़ा पद है, राष्ट्राध्यक्ष का यानी हमारे राष्ट्रपति का, वो चुना हुआ होता है। वो किसी राजा महाराजा के परिवार से नहीं आते, जैसा राजतंत्र में होता है। नहीं, हर 5 साल में चुनाव होता है, जो ये दिखाता है कि देश का सर्वोच्च पद भी हर भारतीय के लिए खुला है। तो ये तो हुआ भारत का चरित्र। अब आगे बढ़ते हैं और उन 4 बड़े बड़े वादों को देखते हैं जो हमारा संविधान हर एक भारतीय नागरिक से करता है। ये हमारे अधिकार हैं और हमारी उम्मीदें भी। सबसे पहला और सबसे बड़ा वादा है न्याय का। और सुनिए, ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है, ये 3 तरह का है। सामाजिक न्याय मतलब जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्थिक न्याय मतलब अमीरी गरीबी के बीच की खाई कम हो। और राजनीतिक न्याय यानी हर नागरिक को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का बराबर हक हो। दूसरा वादा है स्वतंत्रता का, लिबर्टी का। हर नागरिक को आजादी है सोचने की, अपनी बात रखने की, किसी भी धर्म में विश्वास रखने की और जैसे चाहे वैसे पूजा पाठ करने की। अरे, किसी भी इंसान के विकास के लिए इससे जरूरी और क्या हो सकता है? तीसरा वादा है समता का यानी बराबरी। कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका लक्ष्य ये भी है कि देश के सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए बराबर मौके मिले, एक लेवल प्लेइंग फील्ड, ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो पाए। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जो इस इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले देश को एक धागे में पिरो कर रखती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, एक भावना है। और वो लक्ष्य है बंधुता का, जिसे फ्रेटर्निटी कहते हैं। इसका मकसद क्या है? कि हम सब भारतीय, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के, कोई भी भाषा बोलते हों, हम सब एक दूसरे को एक ही परिवार का हिस्सा समझें। यही तो वो इमोशनल गोंद है जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर जोड़े रखता है। और देखे, ये बंधुता सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये 2 बहुत जरूरी चीजों की गारंटी भी देती है। पहला, हर एक इंसान का सम्मान, उसकी गरिमा। और दूसरा, हमारे देश की एकता और अखंडता। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि अखंडता शब्द भी बाद में 42वें संशोधन से ही जोड़ा गया था, ये पक्का करने के लिए कि भारत की एकता को कभी कोई तोड़ ना सके। 26 नवंबर 1949, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारे देश के इतिहास का वो सुनहरा दिन है जिसे आज हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसी दिन 1949 में हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, लागू किया और खुद को सौंपा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का संविधान एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। जब ये बना था तो उसने 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे। इनमें नागरिकों के अधिकारों से लेकर सरकार के कामकाज तक हर चीज के बारे में लिखा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन आर्टिकल्स को और साफ करने के लिए इसमें 12 अनुसूचियां या शेड्यूल्स भी हैं। इनमें कई तरह की लिस्ट और डिटेल जानकारी होती है। और इस पूरे कलेक्शन को ठीक से अरेंज करने के लिए 22 भागों यानी पार्ट्स में बांटा गया है। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। इस बड़े से स्ट्रक्चर की कुछ खास बातें भी हैं, जैसे ये एक संसदीय सरकार की व्यवस्था बनाता है
और सबसे अहम, ये हमें सिर्फ हमारे मौलिक अधिकार ही नहीं देता, बल्कि एक नागरिक के तौर पर हमारे क्या कर्तव्य हैं ये भी याद दिलाता है। और हाँ, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए एक आज़ाद न्यायपालिका की गारंटी भी देता है। लेकिन रुकिए, भारत का संविधान सिर्फ अपने अंदर लिखी बातों की वजह से ही अनोखा नहीं है, बल्कि ये किताब खुद में कला का एक बेजोड़ नमूना है। ये बात शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन हमारे संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो न तो टाइप की गई थी और न ही प्रिंट। उसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर बड़ी ही खूबसूरती से हाथ से लिखा गया था। ये सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि हमारे देश का एक बेशकीमती कला खजाना है। इस शानदार कैलीग्राफी को जीवंत किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने महान नंदलाल बोस की देखरेख में भारत के इतिहास की तस्वीरों से सजाया था।